हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 4 फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1। ये चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे। ये वीडियो देखने से पहले आप जो पार्ट 1 का वीडियो है वो देखिए, फिर आप पार्ट 2 में आइए। तो ये है लेक्चर नंबर 2। हम फंडामेंटल राइट्स चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। पहले हमने जाना कि राइट्स क्या होते हैं। हमने जाना कि राइट्स हमें जब से हम इस दुनिया में आते हैं तब से हमें ये राइट्स मिल जाते हैं। जो भी न्यू बॉर्न बेबी होता है सबके पास राइट टू लिव होता है, जीने का अधिकार होता है। और गवर्नमेंट और सोसाइटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबको ये राइट टू लिव पहुंचाए। जब किसी भी इंडिविजुअल के साथ इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी किया है इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। और ये जो इक्वल राइट्स हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है इसलिए वो लॉ होता है, इसीलिए सब उससे अबाइड रहते हैं। मतलब सबको वो राइट्स मिलेंगे और सबको और दूसरों को कोई हक नहीं है कि वो किसी का राइट्स छीन सके। फिर हमने स्टार्ट किया था हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में हमने ये पढ़ा था कि राइट टू इक्वालिटी में क्या होता है कि एक स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है सिटीजन्स के बीच में एज सुपीरियर, इंफीरियर, मैन, वुमेन, और किसी को भी अलग ट्रीटमेंट या किसी को भी प्रिविलेज नहीं दे सकता है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी के बारे में। दूसरा पॉइंट जो हमने राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि हमारा जो स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें प्रोटेक्शन दे। स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है प्रोटेक्शन देने के नाम पे। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था जो हमने पढ़ा था। फिर हमने नेक्स्ट ये भी पढ़ा था कि दूसरी चीज़ें क्या क्या आती है राइट टू इक्वालिटी में। तो हमने पढ़ा था कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है किसी सिटीजन के साथ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। जो इनह्यूमन प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की, ये प्रैक्टिस भी हमारा जो लॉ है वो एबॉलिश कर चुका है। और ये प्रैक्टिस यदि कोई करता है तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, ऐसा ऑफेंस जिसमें बेल नहीं मिलेगी। अनटचेबिलिटी कोई भी नहीं कर सकता, छुआछूत वाली चीज़ें कोई भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमने जाना था कि हमें राइट टू इक्वालिटी में एक और राइट मिलती है। वो ये राइट मिलती है कि किसी भी पर्सन को कोई भी स्पेशल टाइटल नहीं दिया जा सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने टाइटल्स एबॉलिश कर दिए हैं, तो ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी। इसके बाद हम यहाँ डू यू नो पे आए थे जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो अलग अलग रिकग्निशंस मिलते हैं थ्रू अवार्ड्स उसके बारे में पढ़ा था। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से डेप्थ में लेक्चर नंबर 1 में बताई है, तो आप उसमें पढ़िए। यहाँ मैं सिर्फ एक आपको रिवीजन दे रही हूँ। देन हमने राइट टू लिबर्टी के बारे में पढ़ा था। राइट टू लिबर्टी मैंने आपको बताया था सबसे इम्पॉर्टेंट राइट होता है, क्योंकि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल भी हुआ था वो लिबर्टी के लिए ही हुआ था, फ्रीडम के लिए ही हुआ था कि हमें जो ब्रिटिशर्स थे उनसे फ्रीडम चाहिए थी। राइट टू लिबर्टी में हमें राइट्स हैं ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें राइट है टू असेंबल पीसफुली, देन फ्रीडम है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, देन हमें नेक्स्ट फ्रीडम है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद हमें फ्रीडम है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी लॉफुल प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ वंस चॉइस। तो ये इतने राइट्स हमने पढ़े थे। उसके बाद राइट टू लिबर्टी में आगे हमने जाना था कि राइट टू लिबर्टी जो है वो हमें सिक्योरिटी और सेफ्टी भी पहुंचाता है। हर आदमी को इक्वल प्रोटेक्शन मिले गवर्नमेंट से, ये भी वो बात करता है। और हमने ये भी जाना था कि इट एम्प्लाइज गेटिंग अ गारंटी टू लिव, अवेलेबिलिटी ऑफ अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर लिविंग। हर आदमी को राइट टू लाइफ है, उससे जीने का अधिकार है, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहां वो जी सकता है वो उसे मिलने का अधिकार है।
हमने ये भी जाना था कि राइट टू लिबर्टी में राइट टू एजुकेशन भी आता है, कि जितने भी चिल्ड्रन 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के हैं उन्हें कंपलसरी एजुकेशन मिलना उनका फंडामेंटल राइट है। नाउ हम पढ़ते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इम्प्लाइज द राइट टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है ऐसा राइट जो एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करे। तो पहले मैं आपको एक्सप्लॉयटेशन का मतलब बताती हूँ। एक्सप्लॉयटेशन का हिंदी मीनिंग होता है शोषण। शोषण का मतलब होता है कि किसी का एडवांटेज लेना उसकी कंसर्न के बिना, या फिर उसे किसी भी तरीके से टॉर्चर करके, किसी भी तरह से डरा के धमका के उससे कोई काम करवाना जो वो नहीं करना चाहता है, उसके साथ ऐसा कुछ करना जो वो नहीं करना चाहता है, किसी भी तरह से उससे हरास करना, चाहे वो मेंटली हो फिज़िकली हो, ये सारी चीज़ें एक्सप्लॉयटेशन में आती है। हम सिंपल वर्ड्स में कह देते हैं किसी का जीना हराम कर देना, ये सब एक्सप्लॉयटेशन में आता है। एंड यस, ऐसी चीज़ें होती हैं। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इम्प्लाइज द राइट टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन। जैसे ही हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि हमें अधिकार है कि हमारे साथ किसी तरह का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और यदि हो तो हम कोर्ट जा सकते हैं और उस एक्सप्लॉयटेशन जिसने भी किया है उसके अगेंस्ट हम केस फाइल करके उसे अंदर भिजवा सकते हैं। While the Constitution has banned all types of oppression through the right against exploitation, it has made a special provision to prevent the exploitation of children. हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी तरह का भी ऑपरेशन भी एक्सप्लॉयटेशन ही होता है, किसी तरह का भी ऑपरेशन जो है उसे रोका गया है, बैन कर दिया गया कि आप किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, किसी को भी नहीं डरा सकते हो, धमका सकते हो, किसी को भी टॉर्चर नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें तो बैन की ही गई है, लेकिन साथ ही जितने भी बच्चे हैं उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। Accordingly, it is prohibited to employ children under 14 years of age in hazardous places. Children cannot be employed or made to work in factories and mines. जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 14 ईयर्स ऑफ एज से कम के बच्चों का किसी भी हजार्डियस प्लेस में एम्प्लॉयमेंट, उन्हें एम्प्लॉय करना को बैन कर दिया है। आप यदि 14 ईयर्स से छोटे एज के बच्चे को एम्प्लॉय करते हो तो आपको जेल है, या फिर आप किसी भी बच्चे को किसी फैक्ट्रीज़ में या किसी माइंस में एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हो सकता है आपने हिंदी में चैप्टर्स पढ़े होंगे जहाँ पे बच्चों को फटाका फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉय किया जाता था, जहाँ पे फटाके बनते थे वहाँ उन्हें एम्प्लॉय किया जाता था। साथ ही जहाँ मैच स्टिक बनते थे, माचिस बनते थे, उन फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉय किया जाता था। और इन्हें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते थे इस काम के, पर इनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था। और होता क्या था, जैसे हम क्रैकर्स की फैक्ट्री की बात करते हैं, क्रैकर्स की फैक्ट्री आप खुद सोचिए, हमारे घर में क्रैकर्स रह के कितने हादसे हो जाते हैं। तो जब एक फैक्ट्री में सिर्फ क्रैकर्स ही बन रहे हैं, और आप खुद सोचिए जो लोग इतने छोटे बच्चों से वहाँ पे क्रैकर्स बनवा रहे हैं, कितनी सेफ्टी लेते होंगे वो लोग, बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं लेते, और कैसे प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे वो भी आप समझ सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता था, बहुत सारे हादसे हो जाते थे जिसमें जो बच्चे हैं वो जल जाते थे, उनके अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स है वो जल जाते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि जिस हीट में ये लोग काम करते हैं और जो धुआं निकलता है वहाँ से फटाका बनने से या मैचस्टिक बनती है इन जगहों से, ये सारी चीज़ें, क्योंकि क्या क्या होता है बच्चों की बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, तो वो इनकी आँखों में इफ़ेक्ट करता था और ये हैंडीकैप हो जाते थे बहुत बार। इस तरीके से बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों के साथ परेशानियां होती थी। साथ ही छोटे बच्चों को जो एम्प्लॉय करते थे वो उन्हें टॉर्चर भी बहुत करते थे, उन्हें मारते थे, पीटते थे, स्कूल नहीं भेजते थे।
सारे बच्चे इलिटरेट रह जाते थे, लेबर की तरह उन्हें स्लेव की तरह रखा जाता था। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी हमारी कंट्री में, इसलिए आज भी कुछ जगहों पर है। इलीगली तो हर जगह हर चीज़ें हो रही है, लेकिन लॉफुली ऐसा नहीं हो सकता। और जब से ये लॉ आया है तब से बहुत सारे बच्चों को प्रोटेक्शन मिल चुकी है। आज ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो भले ही गवर्नमेंट से डर के लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि वो अपने बच्चों को एम्प्लॉय करेंगे तो वो सीधा जेल चले जाएंगे। आप अपने बच्चे की मर्जी से भी उससे ये सारे काम नहीं करवा सकते हो। एंड इवन मैं ये भी ही आपको बता दूँ, बेगिंग करना, ठीक है, भीख मांगना भी इलीगल है। आप भीख नहीं मांग सकते हो। आई नो ऐसा होता है, बट आपने देखा होगा जैसे ही पुलिस उनको देखती है उन्हें अंदर डाल देती है, क्योंकि भीख मांगना, बेगिंग करना, ये सब हमारे इंडिया में लीगल नहीं है, और ना ही बच्चों से करवाना। एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूड्स bonded labor or forcing somebody to work against his her wish, treating somebody like a slave, and denying them legitimate compensation, making them to do excessive or strenuous work, starving them or ill treating them। तो जहाँ एक्सप्लॉयटेशन की बात आती है, एक्सप्लॉयटेशन में आता है बॉन्डेड लेबर, मतलब आपने उस लेबर को बुलाया, उसके साथ आपने एक बॉन्ड फिक्स कर लिया कि तुम जैसे 6 महीने हमारे यहाँ काम करोगे, और करोगे इन द सेंस तुम यहीं रहोगे, हम तुम्हें जैसे रखेंगे वैसे रखोगे और काम करोगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। किसी को फोर्सफुली काम कराया जाता है जब वो नहीं करना चाहते हैं, स्लेव की तरह रखा जाता है। स्लेव की तरह मतलब कि आपके मास्टर होंगे जो वहाँ के ओनर होंगे, और वो आपको जैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे भी ट्रीट कर सकते हैं का मतलब है ना आपको वो लेजिटिमेट कंपनसेशन देंगे, ना आपको सैलरी मिलेगी, आपसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाएगा, बहुत गंदा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आपको भूखा रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये सब एक्सप्लॉयटेशन में आता है, और ये सब कोई नहीं कर सकता। और यदि ये सब कोई करता है तो उसे गवर्नमेंट नहीं छोड़ सकती। Generally, women, children, the weaker section of society, and powerless people are exploited. This right enables us to stand up against any kind of exploitation. जनरली हमारी सोसाइटी में क्या होता है, जो वीकर सेक्शन जिन्हें माना जाता है, जैसे वुमेन को वीकर सेक्शन माना जाता है, चिल्ड्रन को माना जाता है, या सोसाइटी के वीकर सेक्शन जो गरीब है उनको माना जाता है, या ऐसे लोग जो पावरलेस है, पावर नहीं है, इन सबको वीकर माना जाता है, इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। पर हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जिसके थ्रू हम एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। In this chapter, we studied the right to liberty and equality and the right against exploitation। इस चैप्टर में हमने 3 राइट्स पढ़े। राइट टू लिबर्टी पढ़ा, राइट टू इक्वालिटी पढ़ा, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा। सिर्फ इतने ही फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं, और भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों को अभी फंडामेंटल राइट्स अच्छे खासे डेप्थ में पढ़ाया जा रहा है, तो इसीलिए इन लोगों ने 2 चैप्टर के थ्रू फंडामेंटल राइट्स कवर किया है। पहले चैप्टर में आपको 3 ही बताए गए, राइट टू लिबर्टी, एक बताया गया राइट टू इक्वालिटी, और नेक्स्ट बताया गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वी शैल स्टडी मोर फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम और जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके बारे में पढ़ेंगे और इसे और ज़्यादा डेप्थ पे जानेंगे। मैं अगेन आप सबसे कहूँगी कि ये चैप्टर्स आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके नॉलेज के बेसिस पे, देखिए एग्ज़ाम तो होंगे, एग्ज़ाम में आप लिखेंगे, आप इसे रट के चले जाएंगे, एग्ज़ाम में लिख के आ जाएंगे, बट आपके नॉलेज के बेसिस पे बहुत ज़रूरी है। आज के समय बहुत ज़रूरी है कि हर छोटे से लेके बड़े को अपने राइट्स पता हों, ताकि आप इस सोसाइटी में अच्छे से जी पाए। तो इसीलिए अपने राइट्स जानिए, फंडामेंटल राइट्स जैसे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने चाहिए हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।